नमस्कार। डिजिटल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीपक प्रकाश। इस वीडियो में आज डीएनए टेस्ट की चर्चा करेंगे। इसमें चर्चा करेंगे कि डीएनए टेस्ट है क्या, इसका सैंपल कैसे और कहां से कलेक्ट किया जाता है, इससे मातृत्व एवं पितृत्व की जांच कैसे की जाती है, भारत में ये कहां कहां जांच होती है और इससे अपराधियों की शिनाख्त में इसकी क्या भूमिका है, और अंत में इस बात की भी चर्चा करेंगे कि यह जांच कितनी विश्वसनीय है। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि बगल के शर्मा जी के घर में डकैती हुई है और पुलिस उसके घर से जगह जगह का सैंपल लेकर गई है। इसका डीएनए टेस्ट किया जाएगा। इससे संदिग्ध लोगों के शिनाख्त में आसानी होगी। कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि किसी आपराधिक घटना में मात्र सिगरेट के एक टुकड़े से हत्यारा की पहचान कर ली गई है। कई बार यह भी सुनने को मिलता है कि गुप्ता जी की बेटी के हत्यारा का पता चल गया है, पड़ोस के एक लड़के का डीएनए उससे मैच कर गया है और उसे पकड़कर पुलिस ले गई है। कई बार किसी प्लेन हादसे में छत बिछत लाशों के शिनाख्त के लिए सगे संबंधियों से मृत यात्रियों के कपड़े, टूथब्रश, जिब्भी यानी टंग क्लीनर, पैंट, शर्ट, गंजी, तौलिया, चादर या वैसी वस्तुओं को लाने को कहा जाता है जिसका यूज मृत व्यक्ति करता रहा है, ताकि उससे डीएनए मैच कराकर लाश को सही परिवार को सौंपा जा सके। इस तरह के तमाम ऐसे उदाहरण आपको आए दिन अखबारों और विभिन्न मीडिया के माध्यम से देखने सुनने को मिलता है। यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि ये सारा कुछ डीएनए टेस्ट से पता चलता है। इसके माध्यम से बड़ी गुत्थियाँ भी आसानी से सुलझ जाती हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि डीएनए टेस्ट क्या है। दो लोगों के बीच यह पता लगाना दोनों के बीच खून का रिश्ता है या नहीं, डीएनए टेस्ट कहलाती है। इसके लिए दोनों के डीएनए का एक दूसरे के साथ मैच कराया जाता है। यदि मैच कर गया तो दोनों के बीच खून का रिश्ता स्थापित हो जाता है, अन्यथा स्पष्ट हो जाता है कि इसके बीच खून का रिश्ता नहीं है। जहां तक इसके टेस्ट की विश्वसनीयता और रिश्तेदारी के पैमाने का सवाल है, तो इसकी विश्वसनीयता 99.9% की होती है। इसके लिए इतिहास के पन्नों की बात करें तो सबसे पहले 1940 ईस्वी में ऐसा विश्वास किया गया कि माता पिता दोनों का भ्रूण गुण डीएनए द्वारा भ्रूण में जाता है। उसके बाद सन 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक द्वय द्वारा डीएनए की रासायनिक संरचना दुनिया के सामने रखी गई और बताया गया कि यह घुमावदार डबल स्टैंडर्ड रचना होती है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। धागे की तरह इसी घुमावदार डबल स्टैंडर्ड पतली रचना में शरीर के संबंध में पूरी जानकारी कोड के रूप में होती है, जो आगे चलकर शरीर की बनावट, रंग रूप, लंबाई, बालों के रंग से लेकर आदतें और कुशाग्रता को निर्धारित करती है। और डीएनए टेस्ट में दो लोगों के डीएनए के बीच मिलान किया जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में डीएनए टेस्ट कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए सैंपल कहां से और कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि हर कोशिका में डीएनए पाया जाता है, फिर भी मुंह के अंदर गाल की भीतरी दीवार की त्वचा की कोशिका से सैंपल संग्रहित करना सरल और सुगम तरीका माना जाता है। इसे बकल स्मेयर कहते हैं। आमतौर पर इसी कोशिका से को डीएनए जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका कलेक्शन घर में ही किसी ट्रेंड टेक्नीशियन या चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है। यहाँ यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि केवल बकल स्मेयर को ही जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। शरीर में पाए जाने वाले किसी भी द्रव्य, टिश्यू या कोशिका जैसे रक्त के धब्बे, दूध, वीर्य, दांत या हड्डी के टुकड़े, लार, मलमूत्र से डीएनए टेस्ट के नमूने लिए जाते हैं। इतना ही नहीं, यूज्ड कंडोम
सिगरेट का टुकड़ा, अंडरवियर, टंग क्लीनर, नाखून, रक्त लगा बेडशीट, बाल, कुछ भी टेस्ट के लिए दिए जा सकते हैं। यदि डीएनए टेस्ट के लिए अदालत आदेश जारी करती है तो अदालत का आदेश पत्र के साथ साथ मरीज का सहमति पत्र भी संलग्न करना जरूरी होता है। कलेक्शन करना द्वारा इस आशय का पत्र भी संलग्न करना जरूरी होता है कि नमूने के ऊपर लिखे सभी निर्देश सही और सत्यापित हैं। मातृत्व एवं पितृत्व की जांच के लिए बच्चे, माता और आरोपित पुरुष के नमूने एकत्र किए जाते हैं। माता के नहीं रहने की स्थिति में उसके पिता का और पिता की अनुपस्थिति में दादा के नमूने की जांच कर बच्चे के पिता के बारे में पता लगाया जा सकता है। दादा भी ना हो तो पिता या दादा के किसी सगे संबंधी द्वारा प्राप्त नमूने से भी जांच पूरी की जा सकती है। बकल स्मीयर को जांच के नमूने इकट्ठा करने के क्रम में 4 घंटा पहले से कॉफी, चाय, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे नशीले पदार्थों का सेवन बंद कर देना चाहिए। उसके बाद गुनगुने पानी से 3-4 बार कुल्ला करने की जरूरत पड़ती है। नवजात शिशु का नमूना लेने के लिए उसे पानी पिलाना चाहिए या दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही नमूना लेना उत्तम रहता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि मातृत्व एवं पितृत्व की जांच की जरूरत कब कब होती है। तो आइए इस बात की चर्चा करते हैं। यहाँ हम यह बताना चाहते हैं कि कई ऐसी स्थितियां हैं जिसमें डीएनए जांच की जरूरत पड़ती है। पहली स्थिति तब आती है जब बच्चे का पिता यह आरोप लगाता है कि वह उसका पिता नहीं है और इसी आधार पर पत्नी से तलाक लेना चाहता है। दूसरी स्थिति तब आती है जब महिला पर विवाहेतर संबंध होने की उंगली उठाई जाती है और पति को लगता है कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे पुरुष से अवैध संबंध है और बच्चा उसी का है। ऐसी स्थिति आने पर और मामला अदालत में जाने पर अदालत डीएनए जांच का आदेश देती है। यहाँ यह भी बताते चले कि आजकल जमीन जायदाद, वारिस और उत्तराधिकारी के विवाद तथा एक से अधिक लोग वारिस होने का दावा करने की स्थिति में भी कई बार अदालतें डीएनए जांच का सहारा लेती हैं। तीसरी स्थिति तब आती है जब मां अपने बच्चे से वर्षों बिछड़ी होती है और उसकी माता के संबंध में शक होता है कि वह उसकी मां नहीं है। चौथी स्थिति तब आती है जब एक बच्चे की मां होने का दावा 2 औरतें कर रही होती है या प्रसवोपरांत मैटरनिटी होम या अस्पताल में इस बात को लेकर आशंका व्यक्त करती हो कि उसका बच्चा किसी दूसरे बच्चे से गलती से या जानबूझकर बदल गया है। पांचवी स्थिति में मातृत्व जांच की नौबत तब आती है जब किसी बच्चे के अपहरण के बाद अपहरण करने वाली महिला दावा कर रही होती है कि वही इस बच्चे की मां है, उसी ने इस बच्चे को जन्म दिया है, किंतु उसके पास इस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। क्या अपराधियों की शिनाख्त का यह अचूक तरीका है? तो इसके संबंध में हम निसंकोच कह सकते हैं कि डीएनए तथा फिंगरप्रिंटिंग आजकल मर्डर, अपहरण, डकैती, रेप आदि आपराधिक घटनाओं की पड़ताल का यह अचूक तरीका है। पुलिस, अदालत, विभिन्न जांच एजेंसियों सहित आम लोग भी इस तरह की जांच के लिए पहल करते हैं। बलात्कारी की पहचान, मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए भी इसका सहारा लिया जाता है। बाढ़ की तबाही, आतंकवादी हमलों, विमान दुर्घटना, भूकंप आदि में मृतकों और छत बिछत लाशों की पहचान के लिए भी कई बार यह जांच कराने की जरूरत पड़ती है। अब हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत में डीएनए टेस्ट की सुविधाएं कहां कहां पर है। तो बता दें कि भारत में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों तरह के लैब हैं। इनका उपयोग फॉरेंसिक जांच के लिए किया जाता है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक लैब हैदराबाद में तथा सेंटर फॉर साइंस लेबोरेटरी दिल्ली में है। ये दोनों केंद्र सरकार के साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा संचालित तथा वित्त मुहैया कराया जाता है। दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में सीबीआई, दिल्ली पुलिस, अदालत, विभिन्न मंत्रालयों के विजिलेंस विभाग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ साथ विभिन्न राज्यों तथा केंद्र सरकार के अधीन केसों के निपटारे के लिए
जांच की जाती है। हैदराबाद की तरह इसकी भी फंडिंग केंद्र सरकार करती है। इस लैब में प्राइवेसी पूरी तरह से मेंटेन रखी जाती है। इसके अतिरिक्त भारत में कई प्राइवेट लैब हैं। और अंत में, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरा यह चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। और यदि आप चाहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा के संबंध में नई नई जानकारियां आप तक समय समय पर मिलती रहें तो बगल के बेल आइकॉन को दबाएं और नीचे कमेंट जरूर दें।